Namaste. Very good evening to brothers and sisters of military forces, paramilitary forces and state police forces. आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है होलिस्टिक हेल्थ। तो हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हेल्थ वास्तव में क्या है। शुरुआत हम इसकी हेल्थ की डेफिनेशन से करेंगे। व्हाट इज एक्चुअली हेल्थ? तो एज अ आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा बरसों पुराना साइंस है उसमें जो हेल्थ की डेफिनेशन बताई है वो इस प्रकार है। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोषाः समाग्निश्च, समदोषाः माना हमारे शरीर में जो 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, ये तीनों ही अगर बैलेंस में है। सम अग्नि माना हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सम है, बैलेंस में है, अच्छे से काम कर रहा है। समधातु, समधातु माना हमारे शरीर में जो सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सातों ही धातुएं अपना काम सही रीति से कर रही है और सातों ही धातुएं बैलेंस में है। और मलक क्रिया, मलक क्रिया माना जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। टाइम टू टाइम हमें जो यूरिन पास हो रहा है, स्टूल्स पास हो रहे हैं, पसीना ठीक से आ रहा है, तो ये है मलक क्रिया माना एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये पहली लाइन में जो बताया है ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात बताई है। और उसके आगे के लाइन में जो बताया है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो वर्तमान में जो कोविड की सिचुएशन है उसके हिसाब से तो ये इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा हमारी अंतरात्मा जो है वो प्रसन्नता का अनुभव करे। प्रसन्न इंद्रिया, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं और हाथ से टच करते हैं, तो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, इंद्रियां हैं, वो भी प्रसन्न हो। और प्रसन्न मन, मन का प्रसन्न होना ये बहुत बहुत आवश्यक है। मराठी में एक बहुत बड़े सेंट होकर गए, उनका नाम संत तुकाराम, वो तो ये कह के गए कि मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धिन से कारण। अर्थात अगर हम अपने मन को प्रसन्न रख पाते हैं किसी भी परिस्थिति में तो उससे हमें सभी सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती है, अर्थात हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो इसीलिए मन को प्रसन्न रखना, आत्मा को प्रसन्न रखना और इंद्रियों को प्रसन्न रखना ये उतना ही आवश्यक है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। और WHO जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो भी इसी बात को प्रमाणित करता है, क्योंकि WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? तो हेल्थ के 4 पहलू बताए हैं। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य जिसको हम कहते हैं, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। अब सोशल हेल्थ क्या है? तो हमारे जो संबंध है, क्योंकि समाज जो बनता है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, तो हमारा आपसी कनेक्शन माना हमारे रिलेशंस कैसे हैं, आपस में हमारे संबंध कैसे हैं, क्योंकि हमारे संबंधों का भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। अगर हमारे संबंध सबके साथ अच्छे हैं तो उसका अच्छा असर स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, और अगर संबंध ठीक नहीं है तो उससे बीमारियां भी हो सकती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डायबिटीज। आज भारत जो है वो डायबिटीज के मामले में विश्व की राजधानी बन चुका है, और इसका मुख्य कारण यही है कि संबंधों में जो तनाव होता है, स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स, ये जो स्ट्रेस है, क्योंकि देखिए साथ में ही रहना है, एक दूसरे को दिन भर में कई बार कनेक्शन में आना है, और अगर हमारे संबंध ठीक नहीं है तो बार बार वो मन में टेंशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमारा सामाजिक स्वास्थ्य माना सोशल हेल्थ ठीक होना भी बहुत आवश्यक है। और स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ आध्यात्मिक स्वास्थ्य, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य का क्या कनेक्शन है,
लेकिन ये भी स्वास्थ्य का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंड अनसीन अनटच्ड पहलू है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जैसे कोई हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ में सबसे सुंदर जो और सबसे अट्रैक्टिव जो पार्ट होता है वो होता है उसका फल। तो सभी चाहते हैं कि हमें फल मिले। तो अच्छा फल अगर चाहिए तो उसके लिए उसकी नरिशमेंट अच्छी तरह से होना बहुत आवश्यक है। उसको फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर प्रॉपर वे में मिलना बहुत आवश्यक है। और वो सारा नरिशमेंट कहाँ से होता है? सारा नरिशमेंट होता है रूट्स के माध्यम से। अगर रूट्स जो है वो मजबूत नहीं है, रूट्स अगर सभी जगह पहुंची नहीं है, रूट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रही वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, तो फल हमें अच्छा नहीं मिल सकता। भले ही रूट्स हमें दिखाई नहीं देती हैं, जमीन के नीचे हैं, लेकिन सारे के सारे वृक्ष का एग्जिस्टेंस उस रूट्स के ऊपर ही आधारित होता है। ऐसे ही हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, हमें भले ही वो दिखाई नहीं देता है, जैसे हवा है, हवा भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस तो है और उसका महत्व तो कितना है। तो इसीलिए भले ही हमें ये एस्पेक्ट समझ में नहीं आता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी के ऊपर हमारा सारा का सारा स्वास्थ्य रूपी वृक्ष जो है वो निर्भर है। क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो जड़ें हैं, बीज है, जो तना है, स्टेम जिसको हम कहते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। अगर हमारे मन में कोई भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार हम करते हैं, नकारात्मक भावनाएं रखते हैं या नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो ये सब जो बातें हैं ये क्या करती हैं? हमारे उस स्टेम में ब्लॉक्स क्रिएट करती हैं। और अगर स्टेम में बीच बीच में ब्लॉक्स है तो रूट्स अगर भले एब्जॉर्ब करे वाटर न्यूट्रिएंट्स को, लेकिन वो वाटर न्यूट्रिएंट्स जो है वो फल तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि स्टेम के अंदर बीच बीच में ब्लॉकेजेस हैं। तो ऐसे ही मन के अंदर भी अगर नेगेटिविटी के ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं हमारे मन में, नेगेटिव भावनाएं ज्यादा उत्पन्न होती है, किसी के प्रति हमने अपना नजरिया ऐसा बना लिया है कि ये तो है ही ऐसा, तो नेगेटिव एटीट्यूड है, या नेगेटिव बातों को हम बार बार याद भी कर लेते हैं, तो वो जैसे ब्लॉक्स का काम करते हैं। तो इसीलिए स्टेम का क्लियर होना भी बहुत आवश्यक है। और स्टेम क्लियर तभी रह सकता है जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं हो। और आगे जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस है हमारा सोशल हेल्थ, क्योंकि सारा वृक्ष आपस में जुड़ा होता है उस ब्रांचेस के बदौलत। ऐसे ही सारा समाज जो है वो जुड़ा होता है संबंधों की बदौलत। तो हमारे संबंध जितने सबके साथ अच्छे होते हैं उतना हमारी हेल्थ के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जो फल हम सभी चाहते हैं, जो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, सभी चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा फल मिले, तो वो फल है हमारा फिजिकल हेल्थ। तो अगर हमें फिजिकली हेल्दी रहना है तो ये तीनों ही एस्पेक्ट्स हमारे अच्छे रखना बहुत आवश्यक है। हमारे संबंध भी सबके साथ अच्छे हो, हमारे मन के अंदर भी कोई नकारात्मकता नहीं हो, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी हो, तभी हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जो कोविड की बीमारी जिस तरह से फैल रही है और लोगों के मन में इतना डर, इतना टेंशन, इतनी इनसिक्योरिटी है कि उस डर के कारण भी कई लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ऐसे ऐसे मुझे न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं। हाल ही में मैंने एक अपने रिलेटिव से सुना कि उनके मामा जी की डेथ हो गई, 70 ईयर्स उनकी उम्र थी। उनको थोड़ा सा गले में थोड़ा ऐसे अजीब सा महसूस होने लगा, तो लगा उनके रिलेटिव्स को कि इनको कहीं कोरोना तो नहीं हुआ है, तो उनको चेक करने के लिए हॉस्पिटल लेके गए, टेस्ट करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने कोविड पेशेंट्स को देखा और उनके मन में वो डर इतना बैठ गया कि वो कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट आने से पहले ही उनकी मौत हो गई, वो भी हार्ट अटैक से। बाद में उनका रिजल्ट तो नेगेटिव आया। तो इसीलिए ये बात समझना भी बहुत आवश्यक है कि हम अगर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उसका भी असर हमारे शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। आपने शायद सुना भी होगा कि हमारी जो बीमारियां होती है ना, उनको साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहा जाता है। मोर देन 90% डिसीजेस जो है वो तनाव से संबंधित है और इसीलिए उनको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। साइकोसोमेटिक माना क्या? साइक और सोमा। साइक माना माइंड, सोमा माना बॉडी। तो मन के अंदर जो बीज है बीमारी का, वो शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है।
अगर हम ज़्यादा समय तक किसी न किसी कारण से टेंशन में रहते हैं, डरते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता करते हैं, दुखी रहते हैं, तो इन सब बातों का असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और फिर शरीर के माध्यम से किसी न किसी बीमारी के रूप में हमें वो दिखाई देता है। तो इसीलिए अगर हमें होलिस्टिक हेल्थ अचीव करना है तो हेल्थ के जो ये बाकी जो पहलू हैं, बाकी जो तीनों पहलू हैं, इन तीनों पहलुओं के ऊपर भी हमें ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक है। तो देखिए, जैसे फिजिकल हेल्थ तो हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो ये तो बहुत सही बात है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहना चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमारा आहार सही होना आवश्यक है, हमारी लाइफस्टाइल माना दिनचर्या सही होना आवश्यक है, हमारा जो डेली रूटीन है, जो हम एक्टिविटीज करते हैं सुबह से लेकर रात तक। क्योंकि देखिए, आजकल जैसे ये कोरोना बढ़ रहा है तो कई जगह पे मैंने देखा है कि ये लोग काढ़ा पी रहे हैं, कई सारी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, होम्योपैथी भी ले रहे हैं, आयुर्वेद भी ले रहे हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन रात में बढ़ जाए। उसके लिए हमारा रूटीन शेड्यूल भी सही होना बहुत आवश्यक है, जिसको हम दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या माना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो सारे दिनचर्या में शामिल होते हैं। इवन रात को सोते कैसे हैं, तो ये सारा ही 24 आवर्स का हमारा जो रूटीन है ये सारा दिनचर्या में शामिल होता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमें अपना डेली रूटीन सही रखने के लिए दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करना बहुत आवश्यक है। और वो शुरुआत कब होनी चाहिए उसके लिए स्पष्ट रूप से अष्टांग हृदय ग्रंथ में महर्षि वाग्भट बताते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। अगर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें ब्राह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ब्राह्म मुहूर्त किसको कहा जाता है? तो सूर्योदय से पहले जो एक प्रहर का जो समय होता है, एक प्रहर माना लगभग 3 घंटे, माना सूर्योदय से 3 घंटे के पहले का जो समय है वो ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो अगर 7 बजे सूर्योदय होता है माना 4 बजे का समय, ये ब्राह्म मुहूर्त होता है। तो इसीलिए हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी हैप्पी एंड वाइज। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और ऐसा क्यों कहा गया है, ये हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं। लेकिन अभी ऐसे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो रात की नींद हम करते हैं तो 1 बजे से पहले वाली जो नींद होती है उसमें हमारे माइंड और बॉडी का चार्जिंग डबल होता है उतने ही समय में, और 1 बजे के बाद की जो नींद होती है उसमें हमारे माइंड और बॉडी का चार्जिंग सिंगल टाइम होता है। माना अगर 1 बजे से पहले की नींद हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 से 1 हम सोते हैं तो 10 से 1 3 घंटे में हमारा 6 घंटे का चार्जिंग हो जाता है, और 1 बजे के बाद 1 घंटे में 1 घंटे का ही चार्जिंग होता है। तो इसीलिए जल्दी सोने में ये बेनिफिट है कि अगर हम जल्दी सोते हैं तो हमारे मन और तन का चार्जिंग बहुत अच्छा होता है और कम समय देने पर भी हमें उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो ये बात भी हमें समझ में आना बहुत आवश्यक है। और सुबह उठने के बाद भी सबसे पहले हम क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठने के बाद अगर सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसका वैसा असर हमारे मन और तन पर पड़ता है। इसीलिए जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारा सारा दिन जो है वो बहुत फ्लॉप चला जाता है, तो हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अरे पता नहीं यार मेरा सारा दिन फ्लॉप चला गया, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा था, होता है ना ऐसा। तो वास्तव में ये जो होता है ये वास्तव में प्रैक्टिकल में मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने अगर सोचा भी किसी नेगेटिव व्यक्ति के बारे में या नेगेटिव घटना के बारे में या नेगेटिव बातें हमने सुन भी ली तो उसका असर हमारे सारे दिन पर पड़ता है। क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह सुबह हमारा माइंड जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, सभी चीज़ों को फटाफट सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो इसीलिए सुबह के समय में हमें पॉजिटिव बातें पढ़ना, पॉजिटिव चिंतन करना, पॉजिटिव बातों का ध्यान करना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे दादा परदादा जो थे वो 100 साल तक जिए, उससे भी ज्यादा जिए, कभी उनको डॉक्टर का मुंह तक देखना नहीं पड़ा। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। सुबह जल्दी उठ के वो भगवान का ध्यान करते थे, पूजा भक्ति आदि करते थे। तो इसीलिए सुबह सुबह उठकर अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, परमात्मा से हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि परमात्मा तो एनर्जी का सागर है, अनलिमिटेड एनर्जी है उनके पास। उनको चाहे हम परमात्मा कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, वाहे गुरु कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, हम जो भी नाम दें, वो एक जो शक्ति है जिसको कोई यूनिवर्सल एनर्जी भी कहता है। तो अगर हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को, जो सुप्रीम है, जो सर्वोच्च है, तो ऑटोमेटिकली सुबह सुबह हमारा चार्जिंग हो जाता है। और वो चार्जिंग हमें सारे दिन भर जो बाहर से जो नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि सारे दिन भर क्या होता है, बाहर से कौन सी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है, तो ज़्यादातर नेगेटिव बातें, नेगेटिव न्यूज़। तो उस नेगेटिविटी से अपना प्रोटेक्शन करने में भी हमें ये आदत बहुत काम में आती है कि अगर हम सुबह सुबह उठ के अगर थोड़ा समय भी 20 मिनट, आधा घंटा, सबसे पहले अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर हमारे सारे दिन पर दिखाई देता है। तो सुबह की ये शुरुआत हुई। उसके बाद जो है वो हम दिन भर में क्या करते हैं, स्नान कैसे करते हैं, स्नान कितने बजे करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, भोजन कितने बजे करते हैं, और भोजन भी करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आहार ये एक ऐसा पहलू है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, लेकिन उसको जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर बात कही है, पथ्ये सति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि। अर्थात अगर हम सही आहार लेते हैं तो हमें दवाई की क्या आवश्यकता है, और अगर हम सही आहार नहीं लेते हैं तो दवाई क्या काम करेगी। क्योंकि देखिए दवाई का तो डोज इतना होता है और आहार जो हम लेते हैं वो ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो हम दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन आहार अगर सही नहीं ले रहे हैं तो फिर उससे हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो टेम्पररी मिलता है। जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक बेनिफिट मिलता है, जैसे ही दवाई पूरी हो जाती है फिर से कुछ समय के बाद हमें कुछ ना कुछ बीमारी घेर लेती है। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आयुर्वेद में आहार को सबसे बड़ी दवाई कहा है, महाभेषज कहा है। तो अगर हम आहार को दवाई की तरह यूज करना सीख लेंगे तो हमें दवाइयों को आहार की तरह खाने की नौबत भविष्य में नहीं आएगी। ये बात को आप अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना। तो आहार हमें लेना है तो कैसे लेना है, क्या खाना है, क्योंकि आहार तो इतना बड़ा विषय है। लेकिन अभी समय को देखते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए और हमें आहार कितना लेना चाहिए। कई बार मिलिट्री, पैरामिलिट्री में ऐसा डिसिप्लिन सब होता है ना, तो एक हमारे मिलिट्री के पर्सनल जो थे वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरा तो एकदम सब फिक्स होता है, खाने का टाइमिंग भी फिक्स होता है पूरे 365 डेज, और मेरा खाने का अमाउंट भी फिक्स होता है। तो सबको लगा कि अरे वाह कितनी अच्छी बात है, कितना डिसिप्लिन, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में हम सोचें तो खाने का टाइम तो फिक्स होना चाहिए, लेकिन खाने का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए गर्मी के दिनों में हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती, हमें लिक्विड ज़्यादा लेने की इच्छा होती है, तो नेचुरली जो है वो भूख कम हो जाती है। और ठंड के दिनों में भूख कैसी लगती है, एकदम कड़ाके की भूख लगती है, और हम इतना भी हेवी चीज़ें खाएं वो पचा सकते हैं। तो इसीलिए उस अनुसार, जिसको आयुर्वेद में कहा है ऋतुचर्या, ऋतुचर्या माना ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करना। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए पूरे साल भर में 6 ऋतुएं होती है आयुर्वेद के अनुसार, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो
ये जो हेमंत ऋतु है, नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, ये हेमंत ऋतु का समय होता है, ठंड का सीजन जिसको कहते हैं। जनरली ये हेल्दी सीजन कहा जाता है क्योंकि उसमें शरीर का बल भी अच्छा होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, जिसको जाठराग्नि कहते हैं। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये जो ठंड का समय है, इसमें हमारा डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छे से काम करता है और इसीलिए हेल्थ बहुत अच्छी रहती है उस समय में सभी की। लेकिन फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो जनवरी फरवरी में शिशिर ऋतु होता है, तो हेमंत और शिशिर ऋतु ये हेल्दी सीजन होता है। लेकिन शिशिर के बाद जैसे ही मार्च और अप्रैल, तो क्या होता है, ठंड कम होने लगती है और सूर्य की किरणें सीधे जो है वो शरीर पर पड़ने लगती है और शरीर में जो जमा हुआ कफ है वो पिघलने लगता है और इसीलिए बसंत ऋतु में कफ से संबंधित बीमारियां ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जो मार्च और अप्रैल का टाइम होता है। क्योंकि जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है तो फटाफट सब लोग क्या करते हैं, फटाफट जो है वो ठंडा पानी पीना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है, मार्च और अप्रैल की जो गर्मी है खासकर, उस समय में क्या होता है, तो उस समय में कफ का पिघलना शुरू होता है और उसी समय अगर हम ठंडा ठंडा पानी पिए तो उससे कफ की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें ये पता होना बहुत आवश्यक है कि उस समय भी हमें नॉर्मल वाटर पीना चाहिए, ज़्यादा ठंडा पानी। वैसे तो फ्रिज का पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा डिफरेंस है ऐसी कोई भी चीज़ें हमें सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे चल के वो शरीर को तकलीफ देती है। तो इसीलिए ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि ऋतु के अनुसार, फिर उसके बाद वसंत ऋतु के बाद, वसंत ऋतु में क्या स्टेटस रहता है, तो हमारे बॉडी का बल जो है वो मध्यम रहता है और हमारा जो जाठराग्नि है जितना ठंड में एक्टिव होता है उतना एक्टिव नहीं रहता है, थोड़ा उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए उस अनुसार हमें आहार सेवन करना होता है। और फिर जैसे ही गर्मी का समय आता है, जिसको हम कहते हैं मई और जून का समय, तो गर्मी के सीजन में तो और ज़्यादा भूख कम हो जाती है, शरीर का बल भी कम हो जाता है। तो इसीलिए उस समय में और हमारा इंटेक जो है वो कम हो जाता है। और फिर उसके बाद ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, बारिश जो है वो होने लगती है और बारिश जैसे ही होने लगती है तो बारिश के दिनों में भी वैसे ज़्यादा भूख बढ़ती नहीं है, डाइजेस्टिव फायर जो है उसका स्टेटस कम ही होता है और हमारा बॉडी का बल भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो सीजन होता है वर्षा ऋतु, तो जैसे वसंत ऋतु में कफ बढ़ता है शरीर में, ऐसे वर्षा ऋतु में शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है। नेचुरली वात जो है वो शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर इसीलिए ये वर्षा ऋतु के समय में हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जो वात को कम करने वाला हो। वर्षा ऋतु के बाद आता है शरद ऋतु, सितंबर और अक्टूबर का जो समय होता है, जैसे हम कहते हैं ना अक्टूबर हीट, तो गर्मी अगेन बढ़ जाती है, बारिश रुक जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। और ये जो शरद ऋतु होता है ये पित्त दोष के प्रकोप का समय होता है, पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें ये सब सीजन का ध्यान रखते हुए उसके अनुसार आहार विहार करना बहुत जरूरी होता है। तो आहार में जो है वो मुख्य रूप से हम 6 रसों का सेवन करते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कशैला। तो मीठा, खट्टा और नमकीन और जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं वो वात को कम करने का काम करती है। और कफ को किस प्रकार की चीजें कम करती है, तो इसके ठीक विपरीत, माना तीखा, कड़वा और कशैला ये कफ को कम करता है। और जो गर्म तासीर वाला है, माना गर्म तासीर वाली चीजें कफ और वात दोनों को कम करती है। और पित्त को किस प्रकार की चीजें कम करती है, तो जो मीठा है, कड़वा है और कशैला और ठंडी तासीर वाला, ऐसी चीजें पित्त को कम करती है। और एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत आवश्यक है आहार लेते समय, कि हमें आहार कितनी मात्रा में लेना चाहिए। वैसे तो हर एक की अलग अलग प्रकृति होती है, तो उस अनुसार हर एक की भूख भी अलग अलग होती है, किसी की वात प्रकृति, किसी की पित्त प्रकृति, किसी की कफ प्रकृति। तो उस अनुसार आहार भी हर एक का जो है वो अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर 10-12 रोटी आसानी से खा रहा है तो मुझे भी खाना चाहिए क्योंकि वो मेरी एज का है, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि अगर मेरी प्रकृति अलग है तो मुझे 3-4 रोटी ही इनफ हो जाती है। तो इसीलिए हमारे अपने भूख के अनुसार हमें खाना चाहिए,
ये अगर छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल भी अगर हम फॉलो करते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर क्या होता है, ज्यादातर हमारे जीवन में क्या होता है, हम आदत के अनुसार खाते हैं, भूख के अनुसार खाने के बजाय। तो ये छोटा सा प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करेंगे और भूख के अनुसार खाना भी शुरू करेंगे, अगर भूख उतनी नहीं है, कभी अगर शाम का भोजन स्किप भी कर दिया तो भी कोई हर्जा नहीं, उतना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिल जाता है। देखिए ये जो उपवास करते हैं ना लोग, ये उपवास का भी जो शुरुआत हुई वो इसी को ध्यान में रखते हुए हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका स्वरूप जो है वो बहुत बदल गया। ये तो मैंने आपको बताया आहार के बारे में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन शैली में वो है व्यायाम, क्योंकि आजकल हम क्या देखते हैं, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, बैठ के काम बहुत ज्यादा होता है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया लाइफ में। और इसीलिए वैसे तो मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस, तो उसमें तो एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा। रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो वो हमें तनाव कम करने में भी हेल्प करता है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में से एक प्रकार का हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको DHEA कहते हैं। तो ये हार्मोन सिक्रेट होने से वो हमें तनाव से मुक्त रखने में मदद करता है। दूसरा यह है कि एक्सरसाइज, कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर और कोई नहीं तो चलो वॉकिंग भी अगर कर लेते हैं आधा पौना घंटा, तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिल जाता है। शरीर के सभी अंगों तक ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने लगता है, तो इसीलिए जो संभावित बीमारियां हैं उससे बच सकते हैं। तो इसीलिए होलिस्टिक हेल्थ की हम जब बात करते हैं तो डाइट के साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी कैसा होना चाहिए, खुली हवा में जो एक्सरसाइज, बंद कमरे में जो एक्सरसाइज है उसके बजाय खुली हवा में, क्योंकि खुली हवा में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और वो ऑक्सीजन हमें मिलता है। और फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम अपने मन को कैसे ठीक रखें, अपने संबंधों को कैसे ठीक रखें और अपने आत्मा को कैसे शक्तिशाली बनाएं। क्योंकि जैसे देखिए आज जो कोविड की सिचुएशन आई है हमारे लाइफ में, तो ऐसी ना कोई सिचुएशंस तो आती ही रहती है, और खास करके जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इनको तो पूरे देश की रक्षा करनी होती है, तो उनके सामने तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है। पुलिस जो है, स्टेट पुलिस फोर्स है, तो उनके अंदर भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि उनको कई बार बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण परिस्थिति को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे समय में अगर हमें ये बात समझ में आएगी कि कैसे अपने मन को उस समय मैनेज करना है, कैसे तनाव मुक्त रहना है, तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है। क्योंकि जितना हम तनाव में रहते हैं ना, उतनी बीमारियां भी उसके प्रपोर्शन में आती जाती हैं। चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे हार्ट डिसीज़ है, चाहे कैंसर है, चाहे बोन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, चाहे स्किन डिसीजेस हैं। तो ये सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं ये मुख्य रूप से तनाव के कारण जो है वो पैदा होती है। इसका बीज जो है वो तनाव है। तो इसीलिए उससे मुक्त रहने के लिए हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए स्ट्रेस एक्चुअली क्या है ना, अगर एक लाइन में इसको हम समझना चाहें तो स्ट्रेस माना परिस्थिति का जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है। तो परिस्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में क्या है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति को बढ़ाना, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू परिस्थिति का प्रेशर डिवाइडेड बाय स्वस्थिति की शक्ति। तो इसीलिए परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्वस्थिति की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। और जितना जितना हम स्वस्थिति की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, उतना उन्हीं परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी हम तनाव को कम अनुभव करने लगते हैं। और जितनी जितनी ये प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाती है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम अपने आप को पूरी तरह से तनाव मुक्त महसूस करने लगते हैं। तो इसके लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग विधियां अपनाते हैं, लेकिन इसमें एक कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं ना, वो चुंबक के समान होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत कहता है। तो इसीलिए हमारे विचार सकारात्मक होना ये बहुत बहुत जरूरी है। भले ही परिस्थिति नकारात्मक है, सिचुएशन नकारात्मक है, लेकिन से नकारात्मक सिचुएशन में भी अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना, पॉजिटिव बनाए रखना,
ये बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। और इस दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताऊंगा। एक तो क्या है, आजकल के ज़माने में कोई दूसरा हमें मोटिवेट करे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए दूसरा कोई मोटिवेट करे उसके बजाय हम क्या करें, हम स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट करें। तो सेल्फ मोटिवेशन इज नेसेसरी। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हमारे सीनियर्स हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है उनके ध्यान में वो बात नहीं आई या वो अप्रिशिएट नहीं भी करना चाहते हैं, तो हम स्वयं ही स्वयं को अप्रिशिएट करें। सभी अपना राइट हैंड ऊपर करें, नीचे ले जाएं, पीठ पे रखें, फिर ऊपर करें, ऐसे 5 बार करें। क्या कर रहे हैं सभी? अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। तो दिन में कम से कम एक बार अपने आप को अच्छी तरह से शाबाशी देंगे। वेरी गुड, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं और मुझे और अच्छा बनना है, जीवन में और आगे बढ़ना है। तो सेल्फ मोटिवेशन इज नेसेसरी। उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ट्राई टू मैनेज एंगर। गुस्सा जो है वो बहुत नुकसान करने वाली चीज है, तो इसलिए गुस्से को मैनेज करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि एंगर जो है ना वो ऐसा वर्ड है, उसके आगे अगर डी लगा दो तो वो डेंजर बन जाता है। तो एंगर इज रियली डेंजरस, तो इसीलिए उस एंगर को मैनेज करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसको कहते हैं मैचस्टिक पर्सनालिटी। हमारे जो डॉक्टर गिरीश पटेल भाई है वो हमेशा ये बातें सुनाते हैं कि मैचस्टिक पर्सनालिटी। तो मैचस्टिक पर्सनालिटी क्या होता है, तो जैसे माचिस की तिल्ली होती है तो उसमें सामने तो हेड होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है। ऐसे जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है उसके पास ब्रेन तो होता है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता है, तुरंत रिएक्ट कर देता है। तो इसीलिए गुस्से से नुकसान दूसरों के होते या नहीं होते हैं ये तो आगे की बात है, लेकिन स्वयं का नुकसान तो जरूर होता है। एक बार हम गुस्सा करते हैं तो उसका जो असर हमारे हार्ट के ऊपर होता है वो काफी समय तक बना रहता है। केवल हार्ट के ऊपर ही नहीं, हमारे शरीर के सारे अंगों पर उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए एंगर को मैनेज करना ये भी बहुत बहुत आवश्यक है। तो अब ये सारी चीजें अगर करनी है, हमें एंगर को मैनेज करना है, अपने माइंड को मैनेज करना है, सिचुएशन के उस परिस्थिति के बीच में रहते हुए भी तनाव मुक्त रहना है, तो इन सभी के लिए क्या कोई एक सॉल्यूशन नहीं है? तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि बेस्ट मेडिसिन है इन सभी चीजों के लिए वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों वैसे एक ही लैटिन वर्ड से बने हैं और वो लैटिन वर्ड है मेडेरी। मेडेरी का अर्थ क्या होता है? मेडेरी माना हीलिंग। तो जैसे मेडिसिन हीलिंग करता है तो मेडिसिन तो शरीर का हीलिंग करता है, लेकिन मेडिटेशन माइंड का हीलिंग करता है और माइंड के माध्यम से शरीर का भी हीलिंग करता है। तो इसीलिए हमें ये बात ध्यान में देना बहुत आवश्यक है कि हमें अपने दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकाल के, खास करके जो सवेरे का और रात को सोने से पहले का समय होता है, ये 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि रात को सोते समय आप जिस प्रकार के विचार करते हुए सो रहे हैं वैसे ही विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में रात भर चलते रहते हैं। रात भर आपका अंतर्मन उसके ऊपर काम करता रहता है। इसलिए रात को सोने से पहले पूरी तरह से अपने मन को, दिमाग को खाली करके सोना, सब कुछ उसको अर्पण करके सो जाना, और सुबह उठने के बाद भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को और पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में धारण करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। अब मेडिटेशन क्या है? तो मेडिटेशन जो है वो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हम सुनते हैं, अरे मेडिटेशन तो जो है उसके लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है, ये छोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम जहाँ है वहाँ रहते हुए अपनी सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए हमें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए मेडिटेशन में हमें कोई खास पोस्चर की
या कोई प्राणायाम आदि करने की भी जरूरत नहीं होती है। मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली प्राणायाम हो जाता है। हमें केवल मन और बुद्धि के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेडिटेशन है मन और बुद्धि से संबंधित। मन का काम है सोचना, मन है हमारी सोचने की शक्ति, और बुद्धि है विजुअलाइज करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। तो मन जो जो सोच रहा है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती जाती है, तो उसको कहा जाता है एकाग्रता। तो मेडिटेशन से क्या होता है, मन और बुद्धि दोनों एक ही समय में एक ही काम करने की उनको आदत पड़ जाती है। माना एक प्रकार से ये मन और बुद्धि का ट्रेनिंग होता है। जैसे आप अभी जहां पर बैठे हैं, आप अगर अपने अपने ऑफिस के बारे में सोचना शुरू करें, अपने अपने कार्यस्थल के बारे में सोचना शुरू करें, जहां पे आप कार्य करते हैं, वहाँ पे जहाँ भी आप बैठते हैं, जो भी आपका ऑफिस है, जो भी आपकी बैठने की जगह है, उसके आजू बाजू में कौन सी चीजें रखी हुई है, टेबल का कलर कैसा है, कुर्सी कैसी है। तो अभी जैसे जैसे मैं ये थॉट्स आपको देता जा रहा था, वैसे वैसे आपकी आंखों के सामने वो सारा चित्र जो है वो आ रहा था। तो अभी ये जो आपने ये देखा, ये कौन सी आंखों से देखा? क्योंकि हमें जो है इन आंखों से तो केवल ये चार दीवारी के अंदर जो चीजें हैं वही देखने में आती हैं। तो अभी जो आपने देखा, ये मन और बुद्धि की आंखों से देखा। तो इसीलिए मेडिटेशन में ये दो चीजों का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, मन और बुद्धि। तो जैसे जैसे आपके मन को सजेशंस दिए जाते हैं, वैसे वैसे आप अगर महसूस करने लगते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो आपका मन शांत होने लगता है, आपके विचारों में सकारात्मकता बढ़ने लगती है, हमारी जो अंतर्मन की शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती है, और उसका बहुत अच्छा असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। क्योंकि हम अपने मन की शक्तियों को जानते ही नहीं है, तो उनको यूटिलाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सुख, शांति, खुशी को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे अंतर्मन में मौजूद है। आपको आइसबर्ग के बारे में पता होगा, जो समंदर में बर्फ का पहाड़ होता है। बाहर से तो उसका छोटा सा टिप दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर सारा का सारा पहाड़ छिपा होता है। ऐसे ही हम अपने मन के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, 5% के आसपास, केवल कॉन्शियस पार्ट को जानते हैं। लेकिन उसके नीचे जो सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सुप्रा कॉन्शियस है, उसको जानते ही नहीं, तो उसकी पावर्स को यूटिलाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आप सबको अभी जैसे जैसे मैं आपको सजेशंस देता जाऊंगा, आप सबको वैसे वैसे अनुभव करना है। सीट स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड, थोड़े समय के लिए अपने आप को अकेला महसूस करें। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों पैरों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। दोनों पैरों की 10 उंगलियां एकदम रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों घुटनों पर केंद्रित करें। दोनों घुटने और घुटनों के नीचे दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को कमर के मसल्स पे केंद्रित करें। कमर और कमर के नीचे के सभी स्नायु एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स।
अपने संपूर्ण ध्यान को पेट और पीठ के मसल्स पे केंद्रित करें। पेट और पीठ के सभी मसल्स एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों हाथों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। दोनों हाथों की 10 उंगलियां एकदम रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को अपने चेस्ट के मसल्स पे केंद्रित करें। छाती के मसल्स, दोनों कंधे और कंधों के नीचे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को गर्दन और चेहरे के सभी मसल्स पे केंद्रित करें। गर्दन और चेहरे के सभी मसल्स एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। सांसों की गति को देखें, कैसे सांस अंदर आ रही है, कैसे सांस बाहर जा रही है। जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है, अंदर की सारी नकारात्मकता, सारा टेंशन, सारी चिंताएं सब बाहर निकलती जा रही है। जैसे जैसे सांस अंदर आ रही है, सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है। अपने संपूर्ण ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। At the center of the forehead between two eyebrows, महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। I am a point of light and might at the center of the forehead between two eyebrows. मैं इस शरीर की मालिक, एक चैतन्य शक्ति, आत्मा हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। रूप में बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु अर्थात सागर हैं प्यारे पिता परमात्मा। शांति के सागर पिता परमात्मा से मुझ आत्मा पर शांति के किरणों की बौछार हो रही है और मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। डूब जाएं शांति के अनुभव में, खो जाएं शांति के सागर में। शांति के इस गहरे अनुभव के बाद जो गीत आपको सुनाई देगा, उसके शब्दों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी,
मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति।